2 साल 7 महीने की बच्ची को उठा के ले गया, उसका वर्जाइना में ब्लेड काट करके उसके साथ इंटीमेट रिलेशन और इंटरकोर्स किया है। क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, इन सबको रेप करना तो मुसलमानों का फर्ज है। तो मुसलमान कैसे डिनाई कर सकते हैं कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा है? अरे प्रोपेगेंडा नहीं है, तुम्हारा हिजाब उठाया जा रहा है। वो जानते हैं भीतर से ये जो दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल फैक्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना खुल के दिखा दिया जाएगा। अब इनको ये कश्मोकश में भी है कि अगर ये चले जाते हैं न्यायपालिका तो हम तो भाई आयते पढ़ देंगे, तो ये तो पैगंबर मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी और मूवी में दिखाया गया उसमें कितना डिफरेंस। अब आप सोचो कि श्रद्धा की बोटियों पर अगर कोई मूवी बने तो क्या सेंसर अलाउ करेगा काटते हुए? 439 केसेस विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दिया था, जिसमें बेटियां बक्से में मिली थी, गटर में मिली थी, टीन में मिली थी, आम के बक्से में बेटियां मिली हैं। मतलब ग्राउंड रियलिटी उससे भी बुरी है, उससे भी भयानक है। केरला स्टोरी में दिखाया गया था कि जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको ISIS के हवाले कर देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया जाता है। ऐसा सच में होता है? बस्ती वाला जो मामला था उत्तर प्रदेश का, 3 लड़के अरेस्ट हुए जिसने मोर देन 300 हिंदू लड़कियों के इंटीमेट रिलेशन के वीडियोस बना करके रखे थे। फिर उसको थ्रेट किया कि अगर तुम प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं करोगी तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। केरला स्टोरी 2 आ रही है और इस मूवी का ट्रेलर आते ही बवाल मच गया है। लोग इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, मूवी रिलीज नहीं होने देना चाह रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि केरला स्टोरी में जो दिखाया गया सीन है और जो सारा पूरी स्टोरी बताई गई है ये रियलिटी से कितना अलग है। क्या रियलिटी में भी इतना भयानक होता है या इससे भी और भयानक सीन है? तो इस सब पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया है एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी को, जो पहले एक एक्स मुस्लिम थी, अब उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है और इनके साथ एक हमने पहले भी पॉडकास्ट की हुई है। तो इस आज की पॉडकास्ट में नाजिया जी से हम जानेंगे कि रियलिटी में और जो मूवी में दिखाया गया उसमें कितना अंतर है। नाजिया जी इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। इन्होंने काफी सारे ऐसे केसेस डील किए हुए हैं जिसमें एक्सट्रीम लेवल तक हिंदू लड़कियों का शोषण किया गया है। तो आज की इस पॉडकास्ट को हम जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं केरला स्टोरी में जो दिखाया गया सीन है और जो पूरी मूवी है और रियलिटी में कितना अंतर है। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव, वंदे मातरम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैम, जब केरला स्टोरी आई थी तब पूरे देश में एक भौचाल सा आ गया था। लोग बहुत मना कर रहे थे कि रिलीज नहीं होने देना है, रिलीज नहीं होने देने, लेकिन वो मूवी तो रिलीज हो गई। अब उसका पार्ट 2 आ रहा है, फिर से वही सीन देखने को मिल रहा है। लोग बॉयकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लगता नहीं बॉयकआउट हो पाएगा, तो मूवी तो रिलीज होगी। तो एज ए मुस्लिम वूमेन जो एक सनातन धर्म को अपना लिया, तो आपके पर्सपेक्टिव से ऐसी मूवीज रिलीज होना कितना जरूरी है सोसाइटी के लिए? It's very important. And love jihad matters is not flabbergasted for me. And remember one thing, Rome wasn't built in a day. Yeah. It's a completely hoax. Why I am saying this? देखिए, because मैंने कुरान भी पढ़ा है, सही अल बुखारी भी पढ़ी है, इस्लामिक हज़ारों से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेरी अर्ली जो एडुकेशन हुई है वो उर्दू अरबी स्कूल में हुई है। जैसे मुझे अगर कोई क़रात पढ़ने बोले, नात पढ़ने बोले, नज़्में पढ़ने बोले, तो मैं पूरे सुर के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि ये स्कूल में मैंने सीखा है। जैसे आप कैथोलिक के स्कूल में जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्रिश्चियंस के आपको पोएम्स और वो रिसाइटेशंस याद हो जाते हैं, तो उसी तरीके से जब हम उर्दू और अरबी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको वो सारे सुर पता चल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है सुबह में। और क्योंकि उर्दू अरबी स्कूल में मेरी अर्ली एजुकेशन हुई है, तो इस्लाम की तालीम वहाँ पर तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब उनको तो पता नहीं था कि ये सनातन ही मुसलमान बन जाएगी और ये डिकोड करना स्टार्ट करेगी। उस वक़्त तो एज़ अ स्टूडेंट उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई। तो जब आप अल कुरान के सूरे अल बकरा में जाते हैं और आप उसमें वर्स 67 में जाते हैं, 71 में जाते हैं, 73 में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से गाय मांस को खिलाने और गाय मांस को काटने की बात कही गई है। बिकॉज़ आई एम वेरी क्लोज विद कामाख्या भाई, ही इज़ माय राखी ब्रदर। तो जब वो ट्रेजर लॉन्च हुआ और जिस हिसाब से उसको प्रोपेगेंडा 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 बोल करके मतलब एक नेगेटिविटी को स्प्रेड करने की कोशिश की गई, तो मैं और कामाख्या भाई फोन पर खूब हंस रहे थे कि भैया देखो फिर से स्टार्ट हो गया इनका।
तो ये बेसिकली ये जानते हैं कि ये इस्लाम के हिसाब से ये लव जिहाद करवा रहे हैं, ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये लव जिहाद जैसी डायबोलिकल स्ट्रैटेजी को अकम्प्लिश्ड कर रहे हैं भारत देश में, ये जानते हैं मुसलमान। लेकिन ये चीजें खुलकर सामने आ जाए और बड़े पर्दे पर आ जाए और लोग इसको देखने लगे, तो ये एक प्रोपेगेंडा बोल करके एक फेक नैरेटिव, एक स्ट्रैटेजिकली नैरेटिव को ये स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं सब फेक है, नहीं नहीं सब फेक है। अरे जब सब फेक है तो फिर झांगुर पीर कौन है? सही बात है ना? हाँ। अच्छा चलो सब फेक है, मान लिया, तो अभी मिर्जापुर में ख्वाजा गरीब नवाज जिमखाने में जिम जिहाद क्यों चल रहा था? उसके बाद बस्ती में 3 लड़के अरेस्ट हुए जिसने मोर देन 300 हिंदू लड़कियों के इंटीमेट रिलेशन के वीडियोस बना करके रखे थे, उसके न्यूड पिक्चर्स बना करके रखे थे। उसके बाद फिर उसको उसको थ्रेट किया कि अगर तुम प्रोस्टिट्यूशन का धंधा नहीं करोगी तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। उस 300 से मोर देन 300 हिंदू लड़कियों में से 4-5 लड़कियों ने हिम्मत किया और वो पुलिस स्टेशन गई। ये हमारी विडंबना और दुर्भाग्य है कि वो पूरे कार्यक्रम में, ख्वाजा गरीब नवाज वाले लव जिहाद कार्यक्रम में, जिम जिहाद में, और ये बस्ती वाले में पुलिस ऑफिसर भी जुट थे। वो तो योगी की सरकार थी जो पुलिस को भी लट पड़ गई। तो कैसे कह सकते हो कि भाई ये प्रोपेगेंडा है? तुम कैसे कह सकते हो? और जबकि तुम्हारा सही अल बुखारी और कुरान भी तुमको इजाजत दे रहा है दावत इस्लाम का जी, कि बुलाओ और लोगों को कन्वर्ट करो। एग्जैक्टली। इवन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग में, अपने प्रीच में, अब अपने सहाबा करामों से और अपने अपने एक्विंटेंस से, अपनी सोशल गैदरिंग से ये बात साफ लफ्जों में कही है कि भाई जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है, जमीन पर रह रहे हर एक फर्द और अफराद को मोमिन और मोमिनात बनाना है। अच्छा सबसे पहले लव जिहाद किसने किया है आपको पता है इस्लाम में? ये तो नहीं पता, मैं कोर्ट में बर्ड आया था, कर्नाटका कोर्ट में जब केस उठा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले लव जिहाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब पीपल विल शॉक्ड कि नाजिया एलिगेशन रख रही है और फिर एफआईआर के चिट्ठे चले जाएंगे फाड़ने के लिए, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, मैं बेल लेकर चले आऊंगी 2 घंटे में। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल कुरान नाजिल हुआ, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसी रमजान में पहली कुरान की आयत नाजिल हुई, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली शादी की थी, उनकी पहली शादी जब बीबी खतीजा से हुई, तो उस वक्त तो वो यहूदी थी और उन्होंने निकाह से पहले बीबी खतीजा को कन्वर्ट करवाया इस्लाम में और तब फिर हुई उनकी शादी। यहूदी और इस्लाम अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। इजरायली बिल्कुल अलग है, तभी तो सुन्नी मुसलमान या 71 फिरका 72 फिरका जो है उससे 14.5 मोर देन 1400 साल से ज्यादा इजराइल अपनी आइडेंटिफिकेशन को बचा रहा है। इजराइल और मुसलमानों का कभी नहीं पटा है। आज भी आप इजराइल को इजराइली बोलना पड़ता है, वो मुसलमान तो अपने आप को नहीं बुलवाते हैं, नहीं। कभी नहीं बुलवाते हैं। तो 1450 साल से ज्यादा की ये लड़ाई है और पूरे अल कुरान में मोर देन 44 टाइम्स बनी इजराइल का जिक्र है। और 44 टाइम्स जब आप आयतें पढ़ते हैं तो पैगंबर मोहम्मद के लोग जो है वो इजराइलियों पर, मतलब यहूदियों पर अत्याचार करते हैं, ह्यूमिलिएशन, एट्रोसिटी, क्यों? उनको कन्वर्ट करवाने के लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि ये दावत इस्लाम नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि कन्वर्शन नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि लव जिहाद नहीं है? लव जिहाद तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके आका ने किया है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और वही मुसलमान पक्का है, सच्चा है, कट्टर है, जो रसूल पाक की पेशन गोइयों पर चल रहा है और रसूल पाक को फॉलो कर रहा है। हम अपने सारे मुसलमान क्या बोलते हैं अपने आप को? उम्मते रसूल, सुन्नते रसूल बोलते हैं ना। तो जो पैगंबर ने किया है
वो तो इनको करना ही है, तो इसको डिनायल मोड में ले जा करके तो कोई फायदा नहीं है। इवन हमारी बात भी चल रही थी आपस में कि अगर कोई गया, जैसे मदनी ने कहा है कि वो जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद जाएगा न्यायपालिका। हमने कहा है कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे एकदम चीफ जस्टिस ऑफ भारत के पास, और एक बार फिर से नाजिया के दिमाग पर ना, मतलब मेरे दिमाग पे वो भूत फिर चढ़ा है, वो ट्रिपल तलाक वाला, कि एक सांस में मैं अरबी की आयतें पढ़ूंगी और एक सांस में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से उतना खूंखार बनना पड़ेगा। विद टाइम मैंने अपने आप को बहुत पोलाइट किया है, मैंने अपने आप को बहुत बैलेंस किया है। मुझे ऐसा लगा कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं किसी झमेले या किसी लफड़े में ना फंसूं तो ज्यादा अच्छा है। जब तक बच्चा छोटा था वो चीजें नहीं समझता था। अभी क्या है कि वो ट्रोल भी समझता है, तारीफ भी समझता है, ताली भी समझता है, गाली भी समझता है। तो मैंने अपने आप को बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत पोलाइट करके रखा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सर्कमस्टांसेस नीड माई अग्रेशन। यस मैम। तो अभी मैं एकदम रेडी हूँ। इवन इस बार मेरे बर्थडे पर जब मेरा बेटा आया था तो मैंने उससे डिस्कस भी किया। उसने कहा ना मम्मा, गो अहेड, आई एम विथ यू इन एनी सर्कमस्टांसेस। तुम जो कर रही हो, भारत नीड दैट। तो मैं तो एकदम रेडी हूं। तो कोई नहीं लव जिहाद को डिनाइल कर सकता है, एक भी मुसलमान नहीं कर सकता है। तो मैम जो केरला स्टोरी में दिखाया गया था, तो ग्राउंड रियलिटी और मूवी में जो दिखाया गया उसमें कितना डिफरेंस है? ग्राउंड रियलिटी और भी ऑब्नॉक्शियस है। जो ओरिजिनल जो रियलिटी है, जो जीरो ग्राउंड की रियलिटी है, जो रियल है, वो और भी स्केरी है। क्योंकि हम जब मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट में जाती है मूवी चेक होने के लिए, सेंसर में जब जाती है मूवी चेक होने के लिए, तो बहुत सारी भयानक चीज़ें वहाँ कट जाती हैं। और जितने भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं वो जानबूझ करके भी बहुत स्कैरी चीज़ों को नहीं डालते हैं, क्योंकि वो सेंसर में अप्रूवल ही नहीं होगा। अब आप सोचो कि श्रद्धा की बोटियों पर अगर कोई मूवी बने तो क्या सेंसर अलाउ करेगा काटते हुए? कैसे उंगलियां काटा था, कैसे पैर काटा था, कैसे बोटियां किया था, कैसे फ्रिज में ठूस ठूस के रखा था, क्या अलाउ करेगा सेंसर? तो श्रद्धा को हम सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ श्रद्धा के बारे में बोलते हैं। क्यों? ऐसे ऐसे तो 439 केसेस विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दिया था, जिसमें बेटियां बक्से में मिली थी टूटी फूटी, जिसमें बेटियां गटर में मिली थी, जिसमें बेटियां जो हैं वो एक टीन में मिली थी, आम के बक्से में बेटियां मिली हैं, पूरा फोल्ड करके उसको रख दिया है, मुंडा काट के बीच में रख दिया है। तो क्या सेंसर बोर्ड इस बात को अलाउ करेगा? बेसिकली जो केरला स्टोरी 1 में और केरला स्टोरी 2 में, या द कश्मीर फाइल में, या द कन्वर्शन में, ऐसी जो भी डॉक्यूमेंट्री मूवी सत्य के आधारित पर आ रही है, वो एग्जैक्ट जो चीज है वो नहीं दिखाई जा रही है। मतलब ग्राउंड रियलिटी उससे भी बुरी है, उससे भी भयानक है। नहीं देख पाएगा कोई, नहीं देख पाएगा। जैसे मेरा जो लीगल चैम्बर है कैलकाटा में, वो है ग्रीश पार्क में, ठीक है। तो वहां पर आगे जाकर के एक प्रभात सिनेमा हुआ करता था और एक कृष्णा सिनेमा हुआ करता था। अब तो कृष्णा सिनेमा जो है वो शॉपिंग मॉल बन गया है। मुझे लगता है 3 साल हुआ होगा। मैं आपको 9 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो प्रभात सिनेमा के पास जो कचरा वचड़ा उठाते हैं परिवार वाले, जो बेगर होते हैं, वो अपनी बच्ची को लेकर के सो रहे थे, एंड दे ऑल आर हिंदूज। पास में ही उल्टे फुट पर केला बागान है, वो मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। रात में एक सिर्फ और सिर्फ अढ़ाई साल, 2 साल 7 महीने की बच्ची को उठा के ले गया मुंह चाप करके, और उसके बाद फिर उसको ले जा करके उसका वर्जाइना में ब्लेड काट करके उसके साथ इंटीमेट रिलेशन और इंटरकोर्स किया है। बच्ची सुबह में गटर में पाई गई, थोड़ी सी सांस बची हुई थी। मुझे थाना से फोन आया कि नाजिया जी ऐसा ऐसा हुआ है,
क्या आप इस मामले को देखना चाहती हैं? मैं गई, मैंने एक ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, उस दुपट्टे में मैंने बच्ची को लपेटा और मैं मेडिकल हॉस्पिटल लेकर के गई। इतना एक्सट्रीम केस बच्ची के साथ? जी, आई हैव दैट फाइल। वो केस की फाइल आज भी मेरे पास है, और वो बच्ची की पढ़ाई, शिक्षा, बोलना नहीं चाहिए, उस सब की ज़िम्मेदारी मैंने मुकम्मल 5 साल की। अब वो बच्ची कहाँ है, क्या है, मुझे नहीं पता। एंड जो जो जिस पर्सन ने किया था उसको सजा मिली? नहीं, नहीं, वो मिला ही नहीं। हालाँकि उसके सीसीटीवी फुटेज भी है, मतलब मैं तो बावली हो चुकी थी। मैं तो पागल हो चुकी थी कि मुझे उसको निकालना ही है। आइडेंटिफाइड हो गया वो, लेकिन वो कहाँ भागा पता नहीं चला, नहीं पता चला। अभी आप देखो ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम में एक अब्दुल हलीम खान बोल करके एक मुअज्जिन, वो एक मस्जिद में, फोर्ट एरिया के एक मस्जिद में लंदन में वो कर रहा था, मुअज्जिन का काम कर रहा था। और उसके बाद फिर वहां पर बच्चियों को 9 साल, 6 साल, 8 साल, 13 साल, 14 साल की बच्चियों को कुरान पढ़ाता था। कुरान पढ़ाते पढ़ाते उनको ब्रूटली रेप किया, ब्रूटली। 2015 से वहां की पुलिस की उस पर नजर थी, और अभी उसको यूके, यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे फंसा रहा है क्रिश्चियन देश। अच्छा, जो मुसलमान विक्टिम बच्चियां हैं, वो खुद खड़े हो करके अपना बयान कोर्ट को दी हैं। फिर भी कह रहा है, मुसलमान होकर मुसलमान बच्चियों के साथ ही किया। एग्जैक्टली मोहम्मद ओवैस ने किया था पश्चिम बंगाल में, 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान मौलाना, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। रिजवान जो है वो रेप करता था, और उसकी वाइफ रिजवाना थी, वो उसका वीडियो बनाती थी और फिर पोर्नोग्राफी का वीडियो बेचती थी, उससे पैसे कमाती थी। तो वो बच्चियां जो मस्जिद में आ रही हैं कुरान पढ़ने के लिए, वो तो मुसलमान ही है ना। हाँ, तो मुसलमान कैसे डिनाई कर सकते हैं कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा है? अरे प्रोपेगेंडा नहीं है, तुम्हारा हिजाब उठाया जा रहा है। तो दिक्कत उनको इस बात, वो जानते हैं भीतर से, अरशद मदनी जानता है, महमूद मदनी जानता है, असदुद्दीन अवैसी जानता है, तौकीर रजा जानता है, अबू आजमी जानता है, जितने भी ये चिंटू मिंटू हैं दाढ़ी वाले, उटंगे पैजामे वाले, ये जो दल्ले और लौंडे लफंदर है मुसलमान, ये सब जानते हैं कि ये जो दिख रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना खुल के दिखा दिया जाएगा। अब इनको ये कश्मोकश में भी है कि अगर ये चले जाते हैं न्यायपालिका, और हम जैसे सैयद रिजवान जैसे, हम जैसे वकील खड़े हो जाते हैं, तो हम तो भाई आयते पढ़ देंगे कि भाई जो है फैक्ट है, और ये तो पैगंबर मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान ने रेप किया इंटर रिलीजन हिंदू लड़की का या फॉरेनर लड़की का, जैसे पश्चिम बंगाल में 5 फरवरी 2012 में 12 को द होटल पार्क से एक फॉरेनर एनआरआई निकल रही थी, उसको नासिर खान और कादर खान ने दबोचा, अपनी गाड़ी में भरा और रेप कर दिया और गटर में छोड़ दिया न्यूड। ठीक है, अब उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सबने कहा कि इन क्राइम को क्राइम के हिसाब से लेना चाहिए। अरे भाई, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, इन सबको रेप करना तो मतलब मुसलमानों का फर्ज है। हाँ, आई एम नॉट किडिंग। उसमें तो कन्वर्ट करने के लिए लिखा है कि रेप करने के लिए कहाँ। लेकिन नहीं कन्वर्ट होगी तो क्या होगा? फिर तो माले गनीमत समझना है ना, फिर तो लूटना है ना उसको। सूरे अल अनफल, माले गनीमत समझ के लूटना है, तो क्या लूटेगा? सोना चांदी जेवर, चलो वो लूट भी लिया, उसके बाद भी तो उसका शरीर भी तो माले गनीमत है, तो शरीर भी तो लूटेगा। तो शरीर कैसे लूटेगा? रेप करके लूटेगा। तो ये जो रेप हो रहा है, ये जो कन्वर्शन हो रहा है, ये जो बोटियां काटी जा रही हैं, ये सब कुछ इस्लाम की अनुमति से हो रहा है, ये सब कुछ इस्लाम के लिए हो रहा है, और अपने आप को पैगंबर मोहम्मद की नजरों में बहुत अच्छा मुसलमान बताने और जताने के लिए हो रहा है। नथिंग इज फेक, नथिंग इज फैब्रिकेटेड। इसमें केरला स्टोरी में दिखाया गया था, जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको आईएसआईएस के हवाले कर देते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया जाता है। तो ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है।
अभी आप देखिए वो जो बस्ती वाला जो मामला था उत्तर प्रदेश का, आप गूगल सर्च कीजिए, उसमें जो उसने 300 से ज्यादा अधिकतर हिंदू लड़कियों का जो पहले प्यार मोहब्बत का जाल बिछाया, उसके बाद फिर उसको शादी का झांसा दिया, उसके बाद फिर उसका इंटीमेट रिलेशन का उसने वीडियो बनाया, और फिर इससे प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए अधिकतर लड़कियों से करवाया। और जिन लड़कियों ने बिल्कुल मतलब वो वल्नरेबल हो गई कि भाई अब तो हो गया, बहुत हद हो गई, तो प्रोस्टिट्यूशन तो करवाया ही जाता है। एंड द और केरला स्टोरी में एक चीज बहुत अच्छी, बहुत सत्य दिखाई गई है, टच किया गया है, कि ऐसे मुसलमान लड़कों का समर्थन उनके पेरेंट्स करते हैं। हाँ, पे उसमें दिखाया गया कि पेरेंट्स समर्थन कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी आपको याद होगा कि कुछ परिवार जो है वो बम बना रहे थे छत पर, जी। अभी रिसेंट हाँ, न्यूज आया रिसेंट न्यूज था। आया था। तो उसमें उसकी माँ थी हम्म। जो जल के मर गई, और बेटा जल के मर गया। हम्म। और जनाब जो है वो लव जिहाद भी साथ साथ कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड साथ में थी वो हिंदू थी। तो परिवार बम बनाने में साथ दे सकता है, लव जिहाद करने में साथ नहीं दे सकता। हिंदू दे सकता बेटियों है से बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूशन करवाने में साथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? अब आप सोचिए कि जो जो लड़के हम जैसे लोगों को गालियां परोसते हैं, क्या उनकी माएँ देखती नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है? बिकॉज़ मैं तो अपने बच्चे का, मेरे मेरे मोबाइल में मेरे बेटे का व्हाट्सएप है। मैं रोज़ चेक करती हूँ, रोज़ चेक करती हूँ कि क्या कर रहा है वो। हम दोनों का गूगल सेम है। मैं रोज़ चेक करती हूँ कि उसने क्या सर्च किया है। तो ये माएँ कौन-सी हैं जो सर्च नहीं करती कि बेटा मेरा गालियाँ परोस रहा है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, एक एक आप टेंडेंसी देखिएगा इसकी, इन लोगों की, मुसलमानों की। इनकी माएँ बड़ी शातिर होती हैं, पूरी जिहादन होती हैं, सिर्फ़ हिजाबन नहीं होती हैं। हम्म। आई लव मोहम्मद के भगदड़ में बहुत सारे मुसलमान लड़के अरेस्ट हो गए। अरे वो तो दिमाग से ठीक नहीं है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, पुलिस पता नहीं क्यों पकड़ के ले गया, लव जिहाद में अरेस्ट हो गया। अरे उसका दिमाग तो ठीक ही नहीं है, पुलिस पागल है, पकड़ के लेके चला गया है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कोई बम मार दिया। क्या बताएं, मेरे बेटे का तो दिमाग भी ठीक नहीं है, वो तो पगला है, पगला। पता नहीं पुलिस क्यों पकड़ के लेकर चली गई, मर्डर कर दिया। अरे पागल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं पुलिस क्यों पकड़ के लेकर चली गई। तो ये एक टेंडेंसी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है, पूरा साथ देती है हर चीज में। हर चीज में। आप मुझे एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें कोई मुस्लिम बलात्कारी है, उसकी माँ ने खड़े होकर कहा है कि फांसी दे दो, मैं ऐसे बेटे को बेटा नहीं मानती। एक स्टेटमेंट बताइए। इतने अफजल गुरु, बुरहान वानी, याकूब मेमन, यासीन मलिक, आप सबको हम ले लेते हैं, सारे जितने इंसिडेंट हमने देखे हैं, इसमें से आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देवबंद और जमायतुल उलमा हिंद का एक स्टेटमेंट बताइए जिसमें वहां से स्टेटमेंट आया हो कि हम इसको मुसलमान नहीं मानते। कभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता है। नहीं, स्टेटमेंट आता है कि बुरहान वानी को हम शहादत का साथ। दर्जा हाँ। देंगे, याकूब मेमन के जनाजे की नमाज हम पढ़ेंगे, ये आता है। हाँ। तो साथ तो देते हैं, और सिर्फ अम्मा अब्बा साथ नहीं देते हैं, पूरा मुस्लिम संघ। पूरा मुस्लिम कम्युनिटी साथ देता है। अच्छा बेटा, तुम हिंदू लड़की का बलात्कार करके आए हो, बलाइयां ले लूं मैं तुम्हारी। तुम इतना बड़ा काम करके आए हो, एक काफिर की बेटी का रेप करके आए हो। अच्छा, तुमने श्रद्धा की बोटियां कर दी, अरे रे 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 रे, कितना प्यारा, कितना सवाब का काम किया है, अब तो पैगंबर मोहम्मद पूरे खानदान को जन्नत भेजेंगे। ये होता है घरों के अंदर। ये जो कटमुल्ले मुझे गालियां देते हैं, इनकी माएं बहुत खुश होती होंगी, बहुत खुश होती होंगी कि बहुत सवाब का काम कर रहा है, क्योंकि नाजिया इस्लाम को डिकोड कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि पेरेंट्स इनको डांटते हैं? नो। नहीं, अगर डांट देते होते तो ऐसे काम ही क्यों होता। हाँ, आगे जाके वो इतने बिगड़ते ही नहीं बच्चे। बिल्कुल। तो एक बार आप ये लव जिहाद की शुरुआत कैसे होती है, एक बार पूरा इसका प्रोसेस समझाइए। लव जिहाद की शुरुआत बड़ी मजेदार होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं अच्छे से बैठ जाऊं, जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा तुम दिए हो ना मुझे। एक्चुअली लव जिहाद की शुरुआत होती है, देखो इसमें इसमें सिर्फ वन साइडेड फॉल्ट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत गलती जो है वो हिंदू बेटियों की भी है, हाँ। थोड़ी बहुत गलती है। होता क्या है कि जैसे क्लास 9 में गई लड़कियां, क्लास 10 में गई लड़कियां, अब उनको बॉयफ्रेंड चाहिए। हम्म। आई एम नॉट जजमेंटल,
मैं कुछ भी जजमेंटल वाली बात नहीं करूंगी। हो सकता है अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, अफेक्शन, लव, अफेयर बहुत नॉर्मल चीज है। जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हम टीन एज को क्रॉस करते हैं, तो ये अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है। और यही अट्रैक्शन तो हमें एक मतलब फिजिकली बहुत अप्रोप्रिएट बताता है कि जब ये सारी चीजें हमारी, जैसे 14 हो, जैसे मुझे पीरियड्स बहुत लेट से हुआ है, 15 साल की उम्र में हुआ है, 10-11 साल में लड़की को पीरियड्स हो गया, बहुत नॉर्मल है भाई, हेल्दी है वो। किसी कोई लड़की जवान हो रही है, उसको सेक्सुअल डिजायर्स आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल है वो। किसी की शादी हुई है भाई, नई शादी है तो दिन भर में 4 बार सेक्स हो रहा है, शादी पुरानी हो गई तो महीने में 1 बार हो रहा है। इट्स अ वेरी हेल्दी रिलेशन, ठीक है। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार में डूब जाना बुरा होता है। अब हमारी जो हिंदू बेटियां होती हैं, इनको अपने धर्म के लड़के क्यों नहीं पसंद आते, आपको पता है? क्योंकि हिंदू जो लड़के होते हैं ये बड़े वर्कोहॉलिक होते हैं। आई थिंक तुम भी जेनजी ही हो, है ना? कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 24। तो जेनजी में ही आते हो। मैं 90s की जन्म हूँ, थोड़े से के लिए बच गई, मैं मिलेनियम में आती हूँ, ठीक है। तुम काम कर रहे हो 24 में, मेरा बेटा 15 साल का है। एंटायर डे में उसको फुर्सत नहीं होती है, वो 12 बजे रात में मुझे एक कॉल करता है और मुझे कॉल करके बोलता है दिन भर तो देखती ही रहती हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। तो जो हिंदू बच्चे होते हैं, जो क्रिश्चियन बच्चे होते हैं, जो यहूदी बच्चे होते हैं, उनके पास, जो पंजाबी बच्चे होते हैं, उनके पास क्या होता है, और जैनी तो और भी ज्यादा व्यस्त होते हैं। ये सब बच्चे क्या होते हैं, ये वर्कॉलिक भी होते हैं, अपना परिवार, अपने माँ बाप को भी बहुत ज्यादा नजदीक में लेकर चलते हैं, और उसके बाद वो समय निकालते हैं अपने लव एंड अफेयर के लिए, अपने मतलब इन सब चीजों के बाउंडिंग के लिए। लेकिन हिंदू बेटियां जो होती हैं ना, ये बड़ी अग्रेशन में रहती हैं। मैं पार्लर जा रही हूँ तो मुझे लेके क्यों नहीं जा रहा है ना? मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो मुझे लेके क्यों नहीं जा रहा है? हर टाइम साथ में चाहिए, उसको लगेल चाहिए। हाँ। कि वही मेरे साथ टंगे रहो तुम। अब टंगा कौन रहेगा भाई? जिसको रोटी रोजी कमानी है वो तो टंगा नहीं रह सकता है। कोई अगर मुझे कहे कि मैं तुम्हारे साथ अफेयर में हूँ, दिन भर मेरे साथ बेड पर रहो, आई कांट डू, बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मच। इवन मैं एक सिंगल मदर भी हूँ। तो हमारी हिंदू बेटियों को लगेल चाहिए होता है, जो मतलब मध्य प्रदेशी की जुबान में बोलते हैं लगेल। वो जहां जहां जाएंगी उनको एक दुमछल्ला चाहिए। अपनी दोस्त से भी मिलने जाएंगी तो भाई मेरे को पहुंचाओ, नीचे खड़े रहो, मैं अपनी दोस्त के पास से आऊंगी, फिर मुझे घर छोड़ो। ये कर नहीं पाते ये। अब जिनको फंडिंग आ रही है ये करने के लिए, तो उनको तो कमाना है नहीं, उनको तो इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, उनको तो पैगंबर मोहम्मद की कही हुई बातों को पूरा करना है। तो उनकी स्ट्रैटेजी तो स्टक है, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका फोकस, उनका विजन तो बिल्कुल स्ट्रेट है कि भाई इसको लगेल चाहिए एंड आई कैन बी अ लगेल। वो बन जाते हैं। और हिंदू बेटियों को पुच्छी मिल जाता है, बस उसमें बाउंडिंग हो जाती है। अब क्योंकि इनको फंडिंग आती है, आईफोन दो तो सलोन का पैसा वो पेमेंट कर दिया, तो शॉपिंग का पैसा वो पेमेंट कर दिया, तो अच्छा लगने लगता है लड़कियों को। अब वो बात आती है सेक्स पर। अब उनको पता ही नहीं होता है कि सेक्स हो रहा है, तो भैया वीडियो भी बन रहा है, फव्वारा और फूलदान के पीछे में कैमरा भी लगा हुआ है। अब उसके बाद फिर सिलसिला जो होता है वो अब उसने जो खर्च किया है वो रिकवर भी तो करना है। कोई क्यों देगा भाई आईफोन? असली प्यार हो तब तो दे भी दे, मान लीजिए। नहीं, वो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-4 महीने का प्यार है और कोई लड़का आईफोन दे रहा है, तब तो भाई कुछ स्कैरी है। बेसिकली हाँ, कोई 10,000, 20,000, 25,000 का फोन दे रहा है तो भाई वो गिफ्ट हो सकता है, लेकिन कोई 1.5 लाख का आईफोन आपको गिफ्ट कर रहा है तो वो स्कैरी है। रेड फ्लैग नंबर 1, रेड फ्लैग, वो ग्रीन फ्लैग नहीं हो सकता है। या कोई आपको गुची का पर्स दिला रहा है, कोई आपको लुई विटॉन का पर्स दिला रहा है 2.5 लाख का, वो रेड फ्लैग हो जाता है। कोई आपको 5 स्टार होटल में लेकर के जा रहा है 1 नाइट स्टे के लिए, वो रेड फ्लैग हो सकता है।
लेकिन अगर आपका एंगेजमेंट हो चुका है, आपकी शादी होने वाली है, शादी में 2-3 साल है, तो वो आपकी धर्मपत्नी जैसी हो गई। तो आप जो भी जो पुरुष है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कोई गलत जगह पे नहीं कर रहा है, वो अपनी धर्मपत्नी पर कर रहा है, तो वो ग्रीन फ्लैग होता है। ठीक है? तो वो रेड फ्लैग भी वो नहीं समझती, उनको मजा आता है गिफ्ट्स लेने में। और उसके बाद जो पैसा इन्वेस्ट करता है ये कठमुल्ले, तो उसको तो रिकवर करना है, तो रिकवर कैसे किया जाएगा? प्रोस्टिट्यूशन में लगा करके। तो प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया जाता है। अब उसके बाद फिर लड़की जो है, क्योंकि वो पापा की परी हो करके आती है, हमारे सनातन में तो स्त्री का बहुत सम्मान है। पिता झाड़ते तक नहीं है, डांटते तक नहीं है, भाई कुछ बोलता है तो बोलती है माई लाइफ माई रूल, आई डोंट नीड वैलिडेशन, ओके, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, ओके। ये होता है, क्योंकि हिंदू बेटियों को बहुत सम्मान मिलता है घर में। अब अचानक से जो ये सारे बाबू मैना शोना के बाद जो उसके ऊपर जो इस्लाम का पहाड़ गिरता है, तो वो तो भाई फैल जाती है, वो मार धाड़ चीख चिल्ला जो होता है, तो फिर उसी में कट करके फ्रिज में मिल जाती है, या तो फिर आईएसआई के पास भेज दी जाती है। अब आईएसआई वाले और टेररिज्म वाले जो होते हैं, वो तो मार लठ मार लठ मार लठ बिल्कुल सीधा कर देते हैं कि परी बन के आई हो तुमको चुड़ैल बना देंगे यहाँ पर हम। और बन जाती है भाई। फिर ना मुंह में जुबान होती है, ना शरीर में कोई एहसास होता है, ना कोई जज्बात होता है, और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन बचती है। खत्म हो जाता है सब कुछ। आपने कोई ऐसे लाइव केसेस देखे हैं जैसे आप काफी सारे केसेस आपके पास ऐसे आते हैं, तो कोई बहुत एक्सट्रीम केस आपने देखा हो इससे रिलेटेड? मेरे पास एक बहुत ही भयानक केस आया था, विच इज बिलोंग टू पाकिस्तान, बट आई हैवंट अकम्प्लिश दैट केस। मुझे बीच से ही हट जाना पड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जान को खतरा हो जाएगा। Okay. उसके बाद फिर मेरे पास एक मामला, जब मैं ईरान गई हुई थी, तो मैं निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता पर थीसिस कंप्लीट करने के लिए अपना गई हुई थी, अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए गई हुई थी, जो मैंने स्कोप कॉम्प्लेक्स में मैंने सबमिट भी किया था, और मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी सबमिट किया था। तो वहाँ पर मुझे एक लड़की थी, वो यहूदी थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एंड आई वाज मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट एक्चुअली आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट मैटर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाती हूँ। ना मेरा ये नाम था, ना मेरा ये रुतबा था, और ना ही मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स थे जो अभी हैं। तो मैंने कहा मैं तुमको कहाँ से बचाऊं और कैसे बचाऊं। बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, और बहुत सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। लेकिन हाँ, मैंने एक काम किया था कि मैंने उसकी बात करवा दी थी, जो हमारे भारत में इजराइल की एम्बेसी है, वहाँ पर मैंने बात करवा दी थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, और मैं उस वक्त बहुत डरी हुई भी थी कि क्या पता मुझसे भी कुछ बोला जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा। तो इस चीज़ से भी मैं बहुत डर जाती थी, तो मैं पीछे हट जाती थी। अभी क्या है कि अभी आई नो एवरी रूल एंड रेगुलेशंस, आई नो एवरीथिंग, आई कैन फेस any embassy, I can decode any kind of cases। तो अभी की बात और तब मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मैं भी डर जाती थी कि क्या पता मुझसे भी पूछताछ करेंगे, बेमतलब का मुझे फंसा देंगे। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक यहूदी लड़की थी ईरान में, जिसको निकाह मस्यार के नाम पर बेच दिया गया था। और पाकिस्तान का जो मामला मैं बता रही हूँ, वो पाकिस्तान के सिंध प्रोवांस की ही एक हिंदू लड़की थी, जिसको 9 साल की उम्र में एक 57 ईयर के एक बुड्ढे के साथ उसका निकाह किया गया था। और उसको वहां पर के एक मिट्ठू बोल करके एक इमाम है, जो ऐसे हिंदू लड़कियों को उठा करके लेकर आता है, और बुड्ढे बुड्ढे लोगों से निकाह करवाता है, और अपनी नजरों के सामने उसका इंटीमेट रिलेशन करवाता है पाकिस्तान में। तो बहुत उसने बहुत जद्दोजहद और कोशिश से उसने मेरे कोलकाता वाले चैम्बर के लैंडलाइन पे कॉल किया था, और रो रही है, बहुत मुश्किल से उससे बात कर पाई थी मैं। लेकिन मैंने उसको हेल्प के तौर पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं थोड़ी सी मतलब आंखें मेरी गीली हो जाती हैं कि वो केस अगर अभी आए मेरे पास,
तो मैं तो पहुंच जाऊं पाकिस्तान उसको बचा करके लेकर आने के लिए, बट उस वक्त मैं डर गई थी। कोई इंडियन केस आया हो आपके पास जो हिंदू लड़की का हुआ हो? मेरे पास मोर देन 1000 मेरे पास मामले ऐसे आए हैं जिसमें मोर देन 1000 कि मेरा अफेयर हिंदू लड़के से है, और वो पहले बहुत ठीक था पर मैम अभी बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं तो तुरंत एकदम से उसको सारी चीज़ें क्लियर बताती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने 100% हिंदू लड़कियों को का जो लव अफेयर था वो खत्म करवा दिया। और वो ऐसे केसेस में सारे मुसलमान ही होते हैं जो हिंदू बन के करते हैं। एग्जैक्टली और अब तो लोग मतलब मेरे पास और भी हिंदू लड़कियां आ जाती हैं, और भी मतलब मुझे खोज खोज के आ जाती हैं कि मैम आपसे मुझे काउंसलिंग करनी है, आपसे मुझे पूछना है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब तो कितना मेरे आप इनबॉक्स में देखिएगा, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, फेसबुक के इनबॉक्स में, अभी तो मैंने नया नया फेसबुक भी स्टार्ट किया है, और ट्विटर के इनबॉक्स में, मेल में, इन सब चीज़ों में भी लड़कियां जो हैं वो मुझसे काउंसलिंग लेती हैं और मुझसे बात करती हैं। कई लड़कियों के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग करती हूँ। वो अपनी सारी परेशानी बताती है कि पहले बहुत अच्छा था, ये था, वो तब। तो फिर मैं नाम पूछती हूँ, नाम क्या है? तो अब जैसे ही रहीम बताती है, जैसे ही अब्दुल बताती है, जैसे ही अब्दुल्ला बताती है, तो फिर मैं उसको फिर मैं काउंसलिंग करती हूँ कि वेरी बैड बेटा, बहुत गलत बात है कि आप अपने धर्म को मतलब धोखा दे करके आप ये सब कर रहे हो, और बाद में क्या होगा, आप फ्रिज में पाए जाओगे। हमारा क्या है, हम 2-4 बार डिबेट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, जिंदगी तो आपकी खत्म हो जाएगी, माँ बाप की आंखें आपकी जिंदगी भर रोती रहेंगी। तो ऐसे क्या होता है कि इतने लेवल पर ब्रेन वॉश उनका कर दिया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि लड़का कैसा है और फिर वो मना करते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती है। उन्हें लगता मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा जो हिंदू नाम उसे रखा हुआ है, मेरा राहुल ऐसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली में अगर प्योर लव हो, हम्म। और प्योर लव में अगर कुछ obnoxious होता है, कुछ डाउटफुल होता है, तो क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। क्यों आपके माता पिता क्वेश्चन नहीं करते एक दूसरे में? करेंगे। मेरे अम्मा अब्बा क्या क्वेश्चन नहीं करते हैं एक दूसरे में? लेकिन लव के साथ, प्योर लव के साथ जब लस्ट हो जाता है ना, तो वो एडिक्शन हो जाता है, उसको छूटने में दिक्कत होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है, जैसे मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मेरी काफी हरकतें जो है मेरे अब्बा जैसी हैं। इवन मैं अगर अभी ऐसे बैठी हूँ ना, मेरी अम्मा सामने होती ना, तो बस हो गई, अपनी अब्बा बन गई, बैठ गई चौकड़ी मार करके। तो मेरे अब्बा का पहले क्या नेचर था कि वो बहुत झाड़ के बात किया करते थे। मैं छोटी थी तो मुझे डर लगता था कि कैसे अब्बा को पॉइंट आउट करूं। मैं बड़ी हुई, अब आप ऐसे क्यों बात करते, मैं गलत तो नहीं हूं? तो फिर आप अपने वॉइस को थोड़ा सा स्मूथ क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा पोलाइट क्यों नहीं कर सकते? एंड ही रियलाइज कि वो ठीक बोल रही है, ऐसे झाड़ के क्यों बात करना मुझे। तो मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पाप करके आई हूँ जो आप झाड़ रहे हो। तो ही रियलाइज एंड ही चेंज। तो जब प्योर लव होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन का हो, तो उसमें आप क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्शन भी करते हैं, उसमें आप कन्फ्रंटेशन भी करते हैं, उसमें आप डिस्कशन भी करते हैं, उसमें आप आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, उसमें आप स्पेस भी रखते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई रिश्ता लव के बजाय लस्ट में हो जाता है, तो लस्ट होता है एडिक्शन। जैसे मैं स्मोक करती हूँ, अब मैं मन से उतरने के लिए उतावली रहती हूँ, 2 घंटे हो गए, मन से उतरो, मन से उतरो, फिर गाड़ी में बैठूंगी तो मैं सिगरेट पीऊंगी। दिस इज लस्ट, दिस इज एडिक्शन, जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पा रही हूँ। आई नो स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। मुझे पता है कि स्मोकिंग से मुझे एवरी मंथ अपने टीथ वॉश कराने पड़ते हैं, मुझे अपने गम्स को क्लीन करवाना पड़ता है, मुझे एक्सरे करना पड़ता है, मुझे मुझे बहुत सारे रूटीन एवरीडे 2 टाइम ब्रश के साथ मेंटेन करना पड़ता है, बट इट्स एडिक्शन। छूट नहीं पा रही है, वो छूटना छूट क्या है? नहीं पा रहा है। तो ये जो लव जिहाद होता है, इसमें हिंदू बेटियों को लव नहीं होता है, इसमें एडिक्शन वाला लस्ट होता है जो छूट नहीं पाता है। और वो लस्ट क्या होता है? वो सेक्स का लस्ट होता है, क्योंकि जब चाहो तब मिल रहा है ना। सामने वाला बंदा तो वेला ही है, वो तो यही करने के लिए तैयार है, तो वो तो ना बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो यही काम है, उसका जॉब ही यही है।
तो वो जब उसकी ख्वाहिश है वो मिल रहा है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तीसरा लड़की का मतलब हर वक्त एक लगेल मिल रहा है, तो वो तो एडिक्शन हो गया ना। तो जितने भी लव जिहाद वाले जो मतलब लड़के होते हैं जो इस चीज़ के लिए अलग अलग मदरसों से, अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं, वो इसी हिसाब से तैयार किए जाते हैं कि वो लड़की के लिए एडिक्शन हो जाए, लस्ट हो जाए। अब आप हफ्ते में एक बार मिल रहे हो, आपको एडिक्शन होगा? नहीं होगा। इफ आई स्मोक इन अ वीक, वो कोई एडिक्शन है? तो शौकिया पी लिया। वो तो यही कहेंगे ना, वंस इन अ ब्लू मून हम पी लेते हैं। एडिक्शन तब होता है जब आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो लड़की का एडिक्शन बनता है जानबूझ करके, हर समय उसके सामने, हर समय उसके सामने, हर चीज में उसके सामने, तो वो एडिक्शन हो गया। अब वो मजबूरी हो जाती है छोड़ना। तो लव वव कुछ नहीं है। आप सोचो हमारे देश में कितने मैटसूट रोज फाइल होते हैं, बहुत सारे, अनकाउंटेबल, मल्टीपल। इस भारत देश में जितने भी सिविल कोर्ट हैं, आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने मैटसूट रोज के रोज फाइल होते हैं, कितने नल एंड वॉइड मामले होते हैं मैरिज के, कितने आपके डिवोर्स के मामले होते हैं। एवरीडे फाइलिंग भी होती है, एवरीडे डिग्री भी मिलती है, और एवरीडे मैरिज भी होता है। ठीक है, क्यों हो जाता है डिवोर्स? क्योंकि वो अनकंडीशनल एडिक्शन लव नहीं होता है, वो कंडीशनल मैरिज विथ लव होता है, जिसमें सामने वाला बुरा है, हम छोड़ देंगे भाई। हमारी नहीं पट रही है, हम छोड़ देंगे भाई। हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, हम छोड़ देंगे भाई। हमारी मेंटालिटी नहीं मैच कर रही है, हम क्यों खुद को टॉर्चर करेंगे, हम छोड़ देंगे भाई। मल्टीपल, अनकाउंटेबल म्यूचुअल डिवोर्स होते हैं। तो क्यों म्यूचुअल होते हैं? उसमें वो प्योर लव था ही नहीं। नहीं नहीं, प्योर लव था, लेकिन हमारी आदतें नहीं मैच की। तो जो प्योर लव होता है उसमें स्पेस होता है, लेकिन जो लस्ट होता है उसमें स्पेस नहीं होता है। आदत मैच नहीं हुई फिर भी हम उसके पास जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लस्ट है, वो एडिक्शन है, इसलिए वो एंजाइटी फील कर रही है, इसलिए वो सफोकेटेड फील कर रही है। अब मेरा बेटा मेरे से दूर है, वो तो नहीं कांप रहा है, तो ये प्योर लव है। मेरे माँ बाप मेरे से दूर है, वो तो नहीं कांप रहे हैं, वो तो नहीं रो रहे हैं, क्योंकि ये प्योर लव है, वो कोई एडिक्शन, कोई नशा नहीं है। तो प्योर लव जब हस्बैंड और वाइफ का भी होता है ना, तो उसमें साथ में रहने की भी जगह होती है, और अगर ना पटे तो एक दूसरे से दूर होने की भी जगह होती है। इसलिए ये प्योर लव नहीं होता, लस्ट होता है। तो कितना भी चाह ले पेरेंट्स, वो नहीं दूर हो पाती, और फिर ऐसे ही वो हमेशा फंस जाती हैं, और फिर उनके साथ गलत हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप पुलिस कोर्ट या पुलिस का या कोर्ट का क्या रोल होता है? क्या उनको वापस लाया जा सकता है? अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर ले जाया गया, तो क्या उस केस में उनको बाहर ले जाए, मतलब वापस लाया जा सकता है? जैसे केरला स्टोरी में लास्ट में दिखाया गया था, वो बच्ची आना चाह रही थी, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। तो ऐसे क्या रीजंस हो जाते हैं कि वो वापस ही नहीं ला पाते फिर हम? देखिए, मुझे थोड़ा तो मैं जुडिशरी सिस्टम को थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि हमारी जुडिशरी सिस्टम थोड़ी तो सुस्त है। आप सोचिए कि कितने ऐसे मामले होते हैं, कोई भी मुसलमान हमें गालियां दे देता है, कोई भी मुसलमान जो है हमें न्यूड पिक्चर्स भी अपने भेज देता है, कोई भी मुसलमान हमें हमारे नंबर, कोई भी पुरुष हमारे नंबर वायरल करवा देता है, और बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां भी हमें ओवर फोन दे देता है। हम किसको बोले? साइबर क्राइम को ही तो बोलेंगे। हम जाकर के एफआईआर ही तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? तो कितने लोग अरेस्ट होते हैं? एक भी नहीं होते। कुछ ऐसा केस जो मैं कह सकूं कि मान लीजिए दिस इज जस्ट एन क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल कि देखो मैंने दिल्ली पुलिस को टैग किया, मैंने कोलकाता पुलिस साइबर क्राइम को टैग किया, और कोलकाता पुलिस या दिल्ली पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस ने 42-48 घंटे में मुझे गाली देने वाले पुरुष को पकड़ लिया। We haven't, ना? लेकिन बहुत छोटा सा मामला है ये तो इतने में पुलिस जाकर के क्या ही करेगी? नहीं, किसी महिला को अब्यूज करना इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से इट्स अ हीनियस क्राइम।
किसी महिला को ओवर फोन आप मलस्ट कर रहे हो, आप मलाइंग कर रहे हो, या किसी महिला को आप वीडियो बना करके मलस्ट कर रहे हो, मलाइंग कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप उसको आप वैंटन अब्यूज लैंग्वेजेस, फिल्दली लैंग्वेजेस आप यूज कर रहे हो, इट्स अ हीनियस क्राइम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से और साइबर क्राइम एक्ट के हिसाब से सेक्शन 69 से लेकर के 84 तक में आता है ये, एंड इट्स अ नॉन बेलेबल सेक्शन। और फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं करते इसके। यस ऑफ कोर्स, किसी भारत के अंदर किसी भी महिला को ओवर फोन या वीडियो बना करके मलाइंग करना, इट्स अ बिग हेनियस क्राइम। लेकिन हमारा साइबर क्राइम काम नहीं करता है, हमारे साइबर क्राइम को कोई मतलब नहीं है। मस्त आ गए 9 बजे, उसके बाद फिर थोड़ा खा वा लिया, टाइम हो गया 5 बज गया, भैया जाना है। अब सब जगह यही होता है। अगर साइबर क्राइम और साइबर सेल हमारे देश का सशक्त हो जाए, सतर्क हो जाए, तो आपको पता है कम से कम 35% लव जिहाद के मामले हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट कहां से होता है अब लव जिहाद? सोशल मीडिया से। हाँ, मदर ऑनलाइन वाला ट्रेंड चल चुका है। एग्जैक्टली। कई ऐसी लड़कियां हैं जो पहले टैग भी करती हैं साइबर क्राइम को, कि देखिए ये मुझे इस तरीके की बातें भेज रहा है, इस तरीके की बातें बोल रहा है। साइबर क्राइम को कोई पड़ा ही नहीं है, बोल रहा है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है। तो अगर इनिशियल स्टेज में, बेबी स्टेप में, अगर साइबर क्राइम को जो लड़की, महिला, जो बेचारी बच्ची टैग कर रही है, अगर उसी वक्त साइबर क्राइम सेल एक्टिव मोड में आ जाए तो बच जाएगी वो बच्ची, ऑब्वियसली बच जाएगी। अब वो रेहान है, वो रहीम है, कि वो रोहित है, तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको इंस्टाग्राम के माध्यम से लव जिहाद के लिए ट्रेस किया जाता है, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेस किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो उसके एब्नॉक्शियस मैसेजेस पर साइबर सेल को टैग करती हैं, लेकिन साइबर सेल को कोई पड़ी नहीं है, भाड़ में जाए, मर जाए, फ्रिज में मिले, मेरे को क्या लेना देना। जब फ्रिज में मिलेगी तो हम जाकर के पोस्टमार्टम कर लेंगे, हम चालान काट देंगे, जब आरोपी मिलेगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे। हमारी पुलिस में बहुत बहुत सुस्ती है, बहुत सुस्ती है, जिसकी वजह से भी लव जिहाद के मामले बहुत होते हैं। और आप सोचो KGN जो जिम खाना में जो लव जिहाद चल रहा था, उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी। ये सब जो भी आरोप चलते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस तो इन्वॉल्व रहती है। अब झांगुर पीर जो था, इतने जमाने से चला रहा था और पुलिस को कुछ नहीं पता चला था। कोई मान सकता है क्या? क्योंकि पुलिस को पैसे जा रहे थे, इसलिए पुलिस मस्ती में थी कि भाई हमें पैसा मिल रहा है, हिंदू बेटियां भाड़ में जाए, मरे, हमें क्या लेना देना। हिंदू बेटियों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाए, हमें क्या लेना देना। भाई मेरे घर की बेटी तो आईफोन यूज कर रही है क्योंकि झांगुर पीर हमें पैसे भेज रहा है। तो ये विडंबना है, ये हमारा दुर्भाग्य है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊंगी, क्या हमारे देश में जब IPC और CRPC था और अभी BNS और BNSS है, लव जिहाद का कोई स्पेसिफिक सेक्शन है? नहीं, पूरे लॉ में कहीं नहीं मिलता लव जिहाद का कोई सेक्शन। हम लोग जब डिबेट पे बैठते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे अरे नाजिया जी सेक्शन 69 है। चुप हो जा, थोड़ा सा पढ़ के आया कर, थोड़ा होमवर्क करके आया कर। सेक्शन जो 69 है वो शादी का धोखा दे करके इंटीमेट रिलेशन करने के लिए है, पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, अप्रोप्रिएटली लव जिहाद और कन्वर्शन के लिए नहीं है। तो हमारे देश में तो लव जिहाद का कोई कानून ही नहीं है। अभी झांगुर पीर अरेस्ट हुआ, दिखाइए मुझे उसके FIR पे लव जिहाद का सेक्शन। उसको तो ED ने अरेस्ट किया पैसे के मामले में, उसको पुलिस ने तो अरेस्ट नहीं किया है, उसको तो ED ऑफिसर ने अरेस्ट किया है। तो अब आप जब इस मामले को बोलते हो कि झांगुर पीर लव जिहाद के मामले में अरेस्ट हुआ, तो आप कैसे साबित करोगे? मान लो कि यही पॉडकास्ट आप लंदन में कर रहे हो और आपसे कोई पूछ रहा है, एंकर जो है वो लंदन का है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप लोग कहते हैं कि भारत में लव जिहाद हो रहा है और मुसलमान कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल देंगे कि हाँ झांगुर पीर अरेस्ट हुआ, वो FIR की कॉपी आपके हाथ में देगा, बोलेगा बताइए कहाँ लव जिहाद का सेक्शन है। वो उसको तो ED ने उठाया है पैसे के मामले में, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? है नहीं कोई सेक्शन, तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पता है हम चू बन जाते हैं,
क्योंकि जितने भी एफआईआर लव जिहाद को बोल करके हुए हैं, भाई हमारे पास लव जिहाद का कोई सेक्शन ही नहीं है, तो एफआईआर में सेक्शन कहाँ से आएगा? दोनों में से कोई भी हो जाए दो में से तो कोई एक काम करना ही पड़ेगा देश की काफी सरकार को, हो जाएंगे। अदरवाइज ये तो क्राइम बढ़ता ही रहेगा। मैम जैसे जब भी कोई मुद्दा उठता है तो ह्यूमन राइट्स वाले पहले आ जाते हैं, लेकिन इस टाइप की जब केसेस होते हैं लव जिहाद वाले, उसमें ह्यूमन राइट्स वाले कुछ बोलते ही नहीं। इतना दोगलापन क्यों? डुअल पर्सनालिटी है, और चाहे आप ह्यूमन राइट्स बोलो, चाहे आप एनिमल राइट वाले बोलो, देखो बकरीद आता है, कुछ नहीं बोलते एनिमल राइट वाले। हाँ। उसके बाद फिर आपका मुहर्रम आता है, घोड़े को चाबुक मारा जाता है, कुछ नहीं बोलते एनिमल राइट वाले। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, तो नेचर राइट वाले कुछ नहीं बोलते हैं। तो उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स वाले तब जागते हैं जब निर्भया के बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ह्यूमन राइट्स वाले तब जागते हैं जब अफजल गुरु को फांसी सुनाई जाती है। इवन हमारी एक मोहतरमा है आरफा खानम शिरवानी, उनका तो मानना है कि आतंकवादी और जिहादी और मुजाहिदों के लिए भी ह्यूमन राइट्स को काम करना चाहिए, उनके फेवर में काम करना चाहिए, और उनका भी मानव अधिकार होता है। तो आप सोचो कि जिस देश में बलात्कारियों के फांसी को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले खड़े होते हैं, उस देश में ये एक्सपेक्टेशन रखना कि लव जिहाद के इतने हीनियस क्राइम से हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए वो कैसे खड़े होंगे? क्योंकि दे आर standing for the accused, for the delinquents, for the jihadis and terrorists. How can they take stand in favor of victim or deceased? आप किसी एक ही चीज को चुन सकते हो, या तो आप बहुत अच्छे हो सकते हो, या तो आप बहुत खराब हो सकते हो, और जो बीच में रहेगा फिर तो वो व्यक्ति सामने आ ही नहीं सकता है। तो ह्यूमन राइट जो कमिटी है, ह्यूमन राइट जो एक पूरा का पूरा डेस्क बना हुआ है, इट्स अ हाई प्रोफाइल डेस्क। तो उन्होंने अपनी छवि बनाई हुई है कि फिर कोई ब्रूटल रेप करेगा और उसको देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो फांसी की सजा सुनाएगी, तो हम जाएंगे कि इसका भी ह्यूमन राइट्स होता है। हाँ। अफजल गुरु को फांसी मिलेगी तो हम जाएंगे कि इसका भी ह्यूमन राइट होता है। तो दे ऑलरेडी चूज कि उनको किसके लिए अपने पावर को यूज करना है, तो उन्होंने चूज कर लिया है कि कैसे लोगों के लिए पावर यूज करना है। वो अब यहाँ पर कैसे चूज करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूअल पर्सनालिटी सिर्फ ह्यूमन राइट्स की नहीं है, ड्यूअल पर्सनालिटी हमारे देश के पुलिस की भी है। हाँ, वो भी केवल जो पावरफुल लोग हैं उनका ही साथ देंगे, अगर ऐसा भी कुछ केस हो जाता है उनके करोड़ों रुपए खिला दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। अब आप सोचो कि कई लव जिहाद के मामले जो देश की न्यायपालिका तक पहुंचते हैं, पर उसको डिकोड करने के लिए कौन जज कहता है? कहता है कि भाई बार बार लव जिहाद के मामले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप सोचो कि 2021 से लेकर के 2026 तक में मोर देन 27,000 लव जिहाद के मामले आए हैं। बंगाल में तो लव जिहाद के मामले को रजिस्टर ही नहीं करने दिया जाता है, लेकिन आसाम आप देख लो, उत्तराखंड आप देख लो, महाराष्ट्र आप देख लो, इवन आप बेंगलुरु देख लो। बेंगलुरु में तो हर न्यू ईयर में लव जिहाद के मामले होते हैं, एवरी न्यू ईयर, एवरी न्यू ईयर। कर्नाटका में देख लो, केरला में देख लो, मतलब देश के हर एक कोने में लव जिहाद के मामले हो रहे हैं। लेकिन कभी किसी जज ने कहा, किसी जस्टिस ने कहा कि लेट्स डिकोड, आ जाओ, क्यों इस्लाम के हिसाब से ये लव जिहाद हो रहा है, आओ आज इसको डिकोड करते हैं। किसी ने नहीं कहा। हमें खुद से पीआईएल डालना पड़ रहा है कि आइए प्लीज डिकोड कर देते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है और क्यों मुसलमान कर रहे हैं। इतने सालों से हो रहा है तो जज को तो खुद ही कुछ ना कुछ रूल निकालना एग्जैक्टली, ही सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि आज हम इसको डिकोड करते हैं, और जो कोई भी इस्लाम को अच्छे से जानता है, पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हो जाओ, हम सुनेंगे इसको। महीने में एक ही बार सुनेंगे, लेकिन हम सुनेंगे इसको। लेकिन कोई नहीं डिकोड करना चाह रहा है। आप सोचो कि मूवी में जब पहले मूवी बनती थी तो अक्सर हीरोइन का जब रेप होता था, जब गुंडा करता था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, और सब हंसते थे। सब अरे देखो देखो भगवान नहीं आ रहा है इसको बचाने, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मान लो इसी को वाइस वर्सा करते हैं, हीरोइन का रेप हो रहा है, गुंडा कर रहा है, और हीरोइन कह रही है मुझे पैगंबर मोहम्मद के लिए छोड़ दो, मुझे पैगंबर मोहम्मद के लिए छोड़ दो, तब सोचो कितने एफआईआर होंगे। बहुत सारे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं
कि जिसका मन आता है वो डिफेम करके 22 करोड़ में निकल जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। इवन हिंदूज भी कुछ नहीं बोलते हैं। एक जमाने से हम लोग देख के आ रहे हैं कि हिंदी सिनेमा में तिलक वाले गुंडा होते हैं। मदर इंडिया देखा है? हाँ। मदर इंडिया में एक पंडित है, वो आरती करके निकलता है और वो नरगिस का रेप करने लगता है। नहीं, मौलवियों पे नहीं दिखाया जाता कि मौलवी ऐसा बन के ऐसा कर रहे हैं। जरा वो कुरान पढ़ के निकला और किसी एक बच्ची का रेप कर दिया, या कुरान पढ़ाते पढ़ाते बच्ची का रेप किया है, जरा बताओ, दिखाओ, तब मजा आए। तब ना होगा कि भाई ये ठीक है, कंपेयर में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब एक मूवी आई थी, ऋतिक रोशन की थी, अग्निपथ। उसमें संजय दत्त हवन किया है, यहाँ से यहाँ तक टीका लगाया हुआ है। वो हवन करके उठा, ऋतिक रोशन एंटर किया, चिकनी चमेली छत पे अकेली हो गया, पौवा चढ़ा के आई। इसमें क्या रियलिटी है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई रियलिटी है। मैं तो बंगलामुखी में बहुत हवन करती हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि हवन करके सारे लोग निकल रहे हैं और चिकनी चमेली हो रहा है तिलक लगा करके। तो हिंदुत्व, हिंदू और सनातन एक ऐसा धर्म हो चुका है कि जिसकी मर्जी होती है वो उसको डिफेम और मलाइंग करता है। और ऐसे ही लावारिस हिंदू बेटियां हो चुकी हैं जिसके लिए ना देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुओ मोटो एक्शन लेना चाहती है, ना तह तक जाकर के डिकोड करना चाहती है। और हिंदुओं को टाइम भी नहीं है। जिसकी बेटी मर रही है वो रोते हैं, जिसकी बेटी अभी तक बची हुई है वो सोच रहे हैं कि मेरी तो बची हुई है। हिंदुओं में एकता ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे और बड़ी इसी वजह से हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर एक बार एकता आ गई जैसे मुसलमानों में है, तो फिर किसी मुसलमान की औकात नहीं कि आकर एग्जैक्टली। और दूसरी चीज है कि हमारी जो हिंदू माएँ होती हैं ना, इनको फैशनेबल, सबको नहीं मैं कह रही हूँ, फैशनेबल बनने का बहुत शौक होता है। बेटी के कमरे में नहीं जाएंगे, बेटी से पूछेंगे नहीं रात में वो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है, कहाँ जा रही है। अब आप फ्राइडे नाइट को आप चले जाओ ललित, मतलब मैं तो पहले जब तक मेरा घर नहीं था दिल्ली में, मैं तो ललित में रुकती थी, तो मुझे ललित का और अशोका में रुकती थी, तो ये 2 होटल का मुझे सारा कच्चा चिट्ठा पता है। रात में 2 बजे 3 बजे लड़कियां बाहर में गेट पर उल्टियां कर रही हैं, वो जा तो घर रही हैं, तो कैसे माता पिता है जो नहीं पूछ रहे हैं कि इन कपड़ों में पीती हुई डोलती हुई तुम कहाँ से आ रही हो? भाई 2 तमाचा खींच के लगाओ, देखो दूसरे दिन से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेगी वो। आप मतलब वेस्टर्न कल्चर को और अपने आप को मॉडर्न कहलवाने के लिए आप बेटी के टुकड़े फ्रिज में बटोरने को तैयार हो, लेकिन आप अपनी सभ्यता में रिटर्न आने को तैयार नहीं हो। राइट। तो यही आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना। बार में, पब में आजाद कोई ऐसे सीन मिल जाता है, बहुत जनरल हो गया अब तो, हर बार के बाहर मेरा मिल जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि एंड स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट, आई कांट बी जजमेंटल एंड आई एम नॉट जजमेंटल। बट मैं अपने देश की लड़कियों को बोलती हूँ, stop being available, try to be valuable, just stop being available, you are valuable, value yourself। तब देखना आपको कि जब आप बहुत वैल्यूबल अपने आप को फील करोगे, आप जब बहुत अपने आप से प्यार करोगे, जब आप अपने आप की बहुत बहुत प्रिय हो जाओगी, तो आपके साथ बुरा करके निकलने वाले तो किसी बाप की ताकत नहीं होगी। सही बात है। तो मैम, ये पॉडकास्ट ऑलरेडी काफी लंबा हो गया और हमने काफी डिटेल में बात की और जो केरला स्टोरी के बारे में आपने बताया। अब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आज की बेटी जो बोलती है कि मेरा अब्दुल या मेरा रोहित ऐसा नहीं है, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैंने कह दिया है कि ट्राई, जस्ट बी, डोंट बी बीइंग अवेलेबल, ट्राई टू बी वैल्यूबल। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप पर आप भरोसा करें, अपने भाई बहन पे भरोसा करें। आपके ब्लड से, आपके अपने खून से ज्यादा ट्रस्ट वर्दी आपका सोशल मीडिया तो नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली नहीं होगा। आपने कैसे सोच लिया कि इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में अगर किसी ने आपको मोहब्बत का इजहार किया है तो वो आपका ख्याल वैसे ही रख सकता है जैसे आपकी माँ ने कोख से लेकर के अब तक आपका ख्याल रखा हो। तो मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें भी प्रिकॉशन करना चाहिए, हमारी हिंदू बेटियों को भी प्रिकॉशन करना चाहिए। देखो, जब हम फिश हंटिंग के लिए जाते हैं तो मछली मारने वाले तो मछली ही मारने निकलेंगे,
तो वो जंगल में निकले हैं मछली मारने के लिए, तालाब के पास बैठे हैं मछली मारने के लिए, वो अपनी कोशिशें करते रहेंगे। मछलियों को बहुत शातिर होना पड़ेगा। हमारे बंगाल में एक कोट कहा जाता है, गोभीर जोलेर माछ, मतलब वो मछली जो चिकनी मिट्टी के अंदर जा करके छुपी हुई रहती है, और अगर वो हाथ में भी आ जाए तो फिसल कर भाग जाती है। उसको बंगाली में कहते हैं गोभीर जोलेर माछ। और वो इतनी शातिर होती है, भरा हुआ तालाब का पानी है, और वो जो मछली है वो नीचे बैठी हुई रहती है, लेकिन आप पानी पर हाथ रखेंगे तो जो नीचे जो बबल्स बन रहा है ना, वो उससे भाग जाती है। तो ये शातिर दिमाग आपको लेकर के आना पड़ेगा। ट्राई टू बी वेशियस, डोंट डोंट बी स्टूपिड, डोंट प्रिटेंड योर सेल्फ एज अ नॉनसेंस और इडियट। क्योंकि हमारे देश की बच्चियां अगर अपने धार्मिक किताबों को पढ़ लें, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लें, अगर महीने में एक बार भी किसी मंदिर जा रही हैं, तो वहां की देवियों को देख लें, तो कोई देवी घूंघट में नहीं है, सब देवी के हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। तो आप वो बनो ना जो आपके धर्म ने आपको दिया है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा और कोई लड़की भी देख रही है तो उसको ये समझ में आएगा कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो एटलीस्ट पहले से जान पहचान कर ले, या वो चीज़ें उसे रेड फ्लैग्स अगर कोई भी लग रहे हैं तो वो पहले से ही दूर सो हो जाए, ट्रू। ताकि ऐसा कुछ भी ना हो जैसा इतनी सारी बहन बेटियों के साथ हो चुका है। थैंक यू सो मच मैम। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मैम से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मैम से काउंसलिंग लें, मैम ज़रूर हेल्प करेंगी इस सब चीज़ों में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव।